अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि क्या भोंडी हरकत की है पीएमएलएन ने। एक वीडियो जो कल वायरल हुई थी जिसमें मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को एक नाखुशगवार वाक़े का सामना करना पड़ा था। कुछ उनको आवाज़ें कसी गईं, उनके बारे में बुरा भला कहा गया और ये एक वीडियो बनाई गई साथ ये करते हुए जो वायरल हुई। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी हम इस किस्म के वाक़यात देख रहे हैं कि जहाँ उन्हें अवाम की नफ़रत का या पीटीआई के कारकुन जो भी आप कह लें, बहरहाल उनके साथ ये हद तक आमेज़ सलूक जो है वो हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए जो काउंटर स्ट्रैटेजी ये बनाते हैं, ये उससे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ होती है। मतलब वो तो एक आपको लग रहा होता है कि कोई तज़हीक आमेज़ चीज़ है, लेकिन जो अपनी तज़हीक ये खुद करते हैं वो मेरा ख़्याल है ज़्यादा लीथल है। इसकी वजह क्या है ये मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के जो इंटरनेट के मसाइल हैं वो फिर से हमें पहाड़ जैसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत लोगों ने हल निकाला था कि चलो जी वीपीएन यूज़ करके गुजारा कर लें, लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ आज इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कुछ जेल से अहम खबरें हैं और कुछ हैं जी खबरें अदालत से भी अहम। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि क्या किस अंदाज से भोंडे तरीके से ये कवर अप करने की जो कोशिश होती है पीएमएलएन की, वो इमरान खान साहब की बात के बिल्कुल ऐन मुताबिक खुद को साबित कर देते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस दफ़ा भी हुई है। अब पहले जो हरकत थी ज़रा उसका पहले जायज़ा लेते हैं कि एक वीडियो वायरल हुई, एक खातून ने उन्हें बुरा भला कहा, उसकी वीडियो बनाई और उसके बाद वो इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर आ गई। अब इन्होंने इंतहाई कोई बेहुदा तरीके से उसको डब करने की कोशिश की। उसी वीडियो को इन्होंने इस अंदाज से डब करवाया या किया कि जी जिसमें जी मरीम नवाज साहिबा और मियाँ साहब को देख के जैसे कोई बहुत खुश हो रही हैं खातून, या उन्होंने बड़े कोई अच्छे अल्फाज उनके लिए कहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब कोई आपके लिए अच्छे अल्फाज कह रहा होता है और आप गुजर रहे हो तो ज़ाहिर है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, आप हाथ हिलाते हैं, कोई उसको जेस्चर ऐसा थैंक यू का देते हैं। तो यहाँ पर वीडियो के जो तासुरात हैं वो तो खुद चीख चीख कर बता रहे हैं कि आपके साथ असल में हुआ क्या है। आपकी बेइज्जती हुई है या आपके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, आपके चेहरे पे नागवारी है, गुस्सा है, परेशानी है, तो वो वीडियो तो साफ नज़र आ रहा है। अब उसके ऊपर आप पीछे आवाज़ कुछ भी डब कर लें कि जी आप बहुत हमें अच्छे लग रहे हैं, तो क्या कोई गुस्से से आप आगे से देखते हैं किसी शख्स को जब कोई आपकी तारीफ करे? तो इस किस्म की भोंडी हरकतें पता नहीं पीएमएलएन क्यों करती है। अभी तक इन लोगों को सोशल मीडिया की साइंस ही समझ नहीं आ रही। ये समझ रहे हैं कि जिस तरह ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर या अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी में या मईशत के नंबर्स इधर उधर करके, या जिस तरह से अभी इन्होंने इलेक्शन जीता है कि 1 को 9 बना लिया, 3 को 8 बना लिया, तो इस तरह की फौजरी ये यहाँ पे भी कर लेंगे और उससे जो है ना इनकी बात बन जाएगी। तो ऐसा होता नहीं है। सोशल मीडिया पर जो है वो चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं। तो ये जो आपकी 2 नंबरियाँ हैं ये वहाँ चलती नहीं है। तो अभी आप 2 नंबरी कर रहे हैं कि वीडियो को डब कर रहे हैं, लेकिन तारमेल हो ही नहीं रहा है एक्सप्रेशंस का और उस गुफ्तगू का जो आपने वीडियो में डब कराई है। पहले तो यहाँ पे ही आपने अपना मजाक खुद ब खुद बनवा लिया। दूसरी जो आज हरकत है वो उससे आगे की है। अब इन्होंने क्या किया है कि जनाब जब देखा कि ये तो बड़ा बुरा इम्पैक्ट आ रहा है और हर कोई ये नहीं कह रहा है कि जी आप कहीं भी जा रहे हैं आपकी बेइज्जती हो रही है, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या नतीजा निकाला है कि जी हल ये निकाला कि खुद ही अपने 3-4 बंदे जो हैं वो बाहर बिल्डिंग के खड़े कर दिए और उन्हें पहले से प्लांटेड, साफ पता चल रहा है कि एक प्लांटेड सी कार्रवाई है कि जी जैसे ही मियाँ साहब और मरीम नवाज साहिबा ये लोग बाहर निकलें तो आप इनके हक में नारे वारे लगा दें और इनको जो है अच्छा अच्छा तारीफ़ें कर दें, तो जिससे ये लगे, एक बैनर भी उनके हाथ में पकड़ा दिया उनकी तस्वीरों वाला, तो जी जिससे ये तासुर जाए कि जनाब हम तो आपके बड़े फ़ैन हैं। यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो तो बड़े खुश होते हैं और बड़ा प्यार करते हैं और यहाँ पे भी इनकी मकबूलियत जो है वो आसमान को छू रही है। तो इस चीज़ का तासुर बनाने के लिए ये जो एक बहुत ही प्लांटेड किस्म की वीडियो बनाई गई है, ये खुद इस बात का सबूत थी कि आप कितना अंडर प्रेशर आ जाते हैं जब कोई इस तरह का वाक़या होता है, और उसको काउंटर करने के लिए जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो उससे बुरी लग रही होती है, क्योंकि उससे साफ पता चल रहा होता है कि ये कितनी एक ऑलरेडी मेडअप किस्म की जो है वो कार्रवाई है। एक तो तस्वीर और साथ निकल आई जिसमें वो बंदा जो बाहर खड़ा नारे लगा रहा है मियाँ साहब के हक में, वो उनके साथ बराबर की सीट पर सोफे पे बैठा हुआ है, तो साफ पता चल रहा है कि वो वही बंदा है
और उसको कह दिया होगा या जिस तरह भी वही उठ के जो है वो बाहर जाके खड़ा हो गया और जो ना वो नारे वारे लगा रहा है और सब कुछ। और उसके बाद मियाँ साहब आते हैं और उनको आगे इस तरह कर रहे हैं कि जैसे जी बड़ा कोई ज़बरदस्त काम हो गया है और बड़े खुश हो रहे हैं। तो अब मतलब इस तरह की जब आप चीज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही फेक सा एक तासुर बनाने की कोशिश की जाती है। भाई अगर नहीं है आपके वहाँ पे ओवरसीज, मतलब आप 4 बंदे खड़े करके आप क्या तासुर देना चाह रहे हैं कि जी आप बहुत मकबूल हैं। तो मतलब ना करें आप ऐसे, जो हकीकत है वो हकीकत है। आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके साथ नहीं है तो नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान के भी पाकिस्तानी आपके साथ नहीं है, इसी वजह से आप लोग बगैर प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी के अवाम में जा नहीं सकते हैं। आपने तो इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाके देखा अवाम में, तो अब आपको तो पता है कि आपने एक इलेक्शन पूरा चोरी किया है और जाली तरीके से आप आके मुसलत हुए हैं। इस खौफ से ना आप किसी सहाफ़ी को फेस करते हैं, ना आप अवाम को फेस कर सकते हैं। सहाफ़ियों को मियाँ साहब ने तो खैर बिल्कुल ही फेस नहीं किया, और मरीम नवाज साहिबा ने कोई एक आधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उससे पहले जो माहौल था पूरा इस बात को इंश्योर किया गया था कि किसी तरह कोई ऐसी बात ना हो जाए कि मरीम नवाज साहिबा के तबाह नाजुक पर गिरां गुजरे। तो ये तो आप लोगों की इस वक्त सूरत हाल है। तो मैं यही इसी बात पे हैरान होती हूँ कि अवाम के साथ तो कोई भी सियासी लीडर होता है वो कनेक्ट करता है, वो उसके साथ राब्ता बढ़ाता है। अगर अवाम उससे नाराज़ है तो वो उसको राज़ी करने की कोशिश करता है। अगर उसको लगता है कि अवाम ने किसी ऐसी चीज़ पे उनके साथ खफकी का इजहार किया तो वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि किसी भी सियासी लीडर की ताकत सिर्फ उसके अवाम होते हैं। वो देखिए ना, कैदी 804 को, वो जेल में भी बैठा है तो वो क्यों इतना पावरफुल है। आज भी मुल्क की तमाम सियासत उसके गिर्द क्यों घूमती है, क्यों अडयाला के चक्कर लग रहे होते हैं, क्यों आलमी ताकतें उसका नाम ले रही हैं, उसका जिक्र कर रही हैं, तो क्यों दुनिया भर में उसकी हेडलाइंस लगती हैं, क्यों? इसलिए कि उसके पीछे इतने करोड़ों अवाम हैं। अगर अवाम उसके साथ ना होते तो कितने कैदी जेलों में पड़े हुए हैं, वो भी एक आम कैदी होता और जेल में पड़ा हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसके साथ अवाम है। तो यही असल में फ़र्क होता है अवामी लीडर का। अगर आप अवामी लीडर हैं तो अवाम के साथ मिलिए, अवाम के साथ कांटेक्ट बढ़ाइए, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक मेकअप करके चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं कि जी सब अच्छा है। तो इससे आप दूसरों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इससे आप सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको खुद अपने आप को सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं कि ले जी हम बड़े मकबूल हैं, वरना हकीकत क्या है वो आपको भी पता है। और जब आप रियलिटी में होते हैं मकबूल या आपका तोती बोल रहा होता है तो उस वक्त आपको ये वीडियोस प्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये नेचुरली आपको निकल के बता रही होती हैं कि किसी से कैसे मोहब्बत की जाती है। तो ये असल चीज़ है। लेकिन बहरहाल इन लोगों को अब कौन समझाए, ये समझते हैं कि यही मीडिया मैनेजमेंट है कि 4 चैनल बिल्कुल अपने साथ मिला लो, इश्तिहारात दे दो, 8-10 कॉलम अपने हक में लिखवा लो, सहाफ़ियों को साथ मिला लो, तो जो बहुत ज़बरदस्त आप काम कर लो तो आप सारी दुनिया को ये बता सकते हो कि जी आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बड़ी कारकर्दगी है और आप बड़े मकबूल भी हैं। तो ऐसा है नहीं, अब धूल झोंकी नहीं जा सकती। प्रॉब्लम ये है, रियलिटी है। आज आप नहीं है मकबूल, आप जो मर्जी कर लें, आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप मकबूल है। कल अगर आप होंगे मकबूल तो कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि आपको गैर मकबूल दिखाए, वो आपको गैर मकबूल नहीं दिखा पाएगा। तो ये असल बात है, इसको समझिए कि अब दुनिया बदल चुकी है, लेकिन ये अपने आप को उस तरह साथ बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, पुराने तरीकों से सियासत कर रहे हैं। और इसी वजह से जो आम बंदा है वो भी और जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर वो भी बिल्कुल इनकी सियासत को रिजेक्ट कर चुके हैं और इसी का खमियाजा ये भुगत रहे हैं। और उसका एक हल इन्होंने और भी निकाला है, वो ये कि जी वो ज़रिया, वो कम्युनिकेशन, वो रास्ता जो इनको हकाइक दिखाता है और इनको भी बुरे लगते हैं वो हकाइक, तो वो आईना ही तोड़ दो। मतलब है कि कोई दिखा ही ना सके कि असल में है क्या सिचुएशन। तो ये इनका दूसरा हरबा है। जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिस तरह से एक सेंसरशिप करके इन्होंने कंट्रोल किस्म का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, इसी तरह ये सोशल मीडिया का भी गला दबोचने के चक्कर में रहते हैं। और इस वजह से ये उसको कभी आपने देखा कि एक्स मुकम्मल तौर पर 8 फरवरी से बैन है पाकिस्तान में, और बीच में भी गाहे बगाहे इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी कुछ दिन तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ये भी सारा कुछ चलता रहता है। और उसके बाद अब नया जो इन्होंने काम किया है वो ये कि जो कुछ लोग बेचारे VPN यूज़ करके अगर थोड़ा बहुत एक्सेस हासिल कर लेते हैं कि चलो जी बाकी काम काज चलता रहे, तो खुद भी बल्कि इनमें से बहुत सारे VPN ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह VPN का भी तोड़ निकाला जाए
और वीपीएन को भी कंट्रोल किया जा सके, कि उनको भी हम बैन कर दें या फिर उनको हम इस हद तक कंट्रोल कर लें कि जब चाहें हम उन्हें बंद कर दें और जब चाहें उनकी सर्विसेज जो हैं अब लोग अवेल ना कर सकें। तो इसके लिए पहले कुछ दिन पहले भी कुछ सहाफ़ियों ने खबर दी थी कि शायद इन्होंने कोई नई फायरवॉल और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसके थ्रू वीपीएन भी शायद पाकिस्तान में काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे। और उसके बाद आज शायद इस सिलसिले में कोई ऐसा प्रैक्टिकल भी किया गया है या कुछ कह लें आपके पायलट प्रोजेक्ट किया गया जो भी। लेकिन एक जो आज की खबर है वो ये भी है कि आज शाम से पाकिस्तान में काफ़ी घंटों के लिए बिल्कुल कोई आपकी जो वीपीएन सर्विस थी वो काम नहीं कर रही थी। और बहुत लोग जो एक्सेस कर रहे थे एक्स को वीपीएन के साथ वो नहीं हो पा रहा था। मेरा ख़ुद भी नहीं एक्सेस हो पा रहा था एक्स, और ये काफ़ी घंटे सिलसिला जारी रहा और फिर काफ़ी देर में जाके रात के करीब ये एक्स जो था चलना शुरू हुआ दोबारा, क्योंकि वीपीएन ने दोबारा से कनेक्ट किया। तो ये आज प्रॉब्लम बहरहाल रहा है। तो इससे ये तासुर फिर मज़ीद अब तकवीत पकड़ आए कि ये लोग वीपीएन को भी लिमिटेड एक्सेस देंगे या बहुत कम शायद कुछ वीपीएन हों जो फिर भी इस्तेमाल हो सकें, या इनकी छेड़छाड़ जो है वीपीएन के साथ भी अब चलती रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा है वीपीएन से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, ख़ास तौर पर एक्स से, टिकटॉक से। और ये चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी रास्ता जिसके थ्रू लोग इन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकें और इस पर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, तो वो हम किसी तरह कंट्रोल अगर कर लें तो बस जी फिर तो सत्ता ही खैर है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पहले ही कंट्रोल है। अब अगर सोशल मीडिया को भी हम इस तरीके से कर लें, लेकिन ये इस कदर बेवकूफ़ है कि इनको ये समझ नहीं आती कि आपकी एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी जो है वो ऑनलाइन के ऊपर खड़ी हुई है, इस वक्त इंटरनेट के ऊपर खड़ी हुई है। तो आप इस तरह की हरकतें करके जो आईटी सेक्टर है उसको कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात इनकी समझ में नहीं आती। इनको इसलिए ये बात समझ नहीं आती कि इनके ऊपर इस वक्त आंखों के सिर्फ सियासत की पट्टी बंधी हुई है और इनको अपने सर्वाइवल की प्रॉब्लम है इस वक्त, या अपनी जो मुखालिफ सियासी जमात है उसको दीवार से लगाना, ये इनका टारगेट है। इसके अलावा इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता पाकिस्तान के आइन के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ क्या हो रहा है। ये नहीं सोच रहे कि अपने हाथों से हम अपने हाथ पांव कटवा के किस तरीके से बिल्कुल जिसको कहते हैं बेबालों पर हो चुके हैं। आपके अपने पास कोई ताकत नहीं रही है, आप हुकूमत में हो या कोई भी और कल को हुकूमत में आए, किसी के पास कोई ताकत नहीं रहेगी जिस तरह की कानून साजियाँ आपसे करवा ली गई हैं। और ये भी कि इस सारी अंधे एक पन में जो आपने अंधी तनकीद की है या नफरत की है या दुश्मनी की है, उसके नतीजे में जो आप नुकसान पाकिस्तान की मीशत को पहुंचा रहे हैं, जो नुकसान आप पाकिस्तान के रियासती इदारों को पहुंचा रहे हैं, जो नुकसान आप पाकिस्तान की अब इस यूथ को मायूस करके पहुंचा रहे हैं, इसका कोई इजाला ही नहीं है। तो फिर आप लोग ये समझते हैं कि जी हम जो है वो फिर भी तरक्की कर जाएंगे। तो फिर ये सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाइए, इस तरह कोई तरक्की नहीं हो सकती। इस तरह आप बस शुमाली कोरिया बन सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इस तरह की कई कहानियां हमें नज़र आती हैं कि लोग किस तरीके से मायूस हैं इस सिस्टम से, और क्यों ना हो। जब हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म हुए हैं, जिस तरह से उसमें आपके मुख्तलिफ इदारे इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं सवाबी वाले जलसे में एक लड़के की वो देख रही थी इंटरव्यू, और उसमें वो जिस तरह से बता रहा था वो इतना तकलीफ दे मंजर था कि वो लड़का बेचारा नौजवान सा, वो ये बता रहा है कि उसको 1 साल और कुछ दिन जो है 9 मई के मुकदमे में जेल में रखा, अटक जेल में वो रहा, और उसके बाद उसका कोई राब्ता नहीं था, कोई उस तरह का ख़ानदान में शायद ना फ़र्द हो जो उसके पीछे आता, जो उसकी ज़मानतें कराता या उसके केसेस को देखता। और उसकी फैमिली में उसका जो बाप था वो एफसी में रहा है और वो शहीद हो चुका है, और उसकी बहन है जो 5 साल की है, और उसकी एक माँ थी। अब वो लड़का कहता है कि मैं साल भर जो है वो जेल में रहा हूँ, और उसके बाद जब कुछ आगे केस प्रोसीड नहीं हुआ और फिर उसके बाद मुझे रिहा किया गया, तो मैं अपने घर पहुंचा, और जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ खाना बना रही थी, और जब मेरी माँ ने मुझे देखा है तो उसको तो चूँकि पता भी नहीं था कि मैं ज़िंदा भी हूँ कि नहीं, तो उसके लिए तो एक अजीब ये शौक़ था कि वो घर पहुँच गया लड़का। और कहता वो उठ के आई है मेरी तरफ, मुझे उसने गले से लगाया है, और उसके बाद 2 मिनट सिर्फ उसका जो सर है वो मेरे कंधे पर रहा है, और उसके बाद वो फौत हो गई बेचारी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कर्ब से वो गुजरी होगी बेचारी माँ, और किस जुर्म में उस बेचारे को आपने 1 साल जेल में रखा जो बाद में साबित भी नहीं हुआ, और आपने उसको रिहा कर दिया। और उसके बाद वो बेचारा बताता है कि अब मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं, मेरी दुनिया तो लुट चुकी है, मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी है। अब कहता मैं हूँ और मेरी छोटी सी एक बहन है 5 साल की जिसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मुझे नहीं पता मैंने अब कैसे गुजारा करना है, कैसे मेरा काम चलना है।
कहता बाप मेरा शहीद हो गया था, एफसी में था, उसी की जगह मैं नौकरी लेने के लिए वहाँ आया हुआ था और मुझे ये पकड़ कर जो है 9 मई के मुकदमे में जेल में ले गए। और माँ इसी गम में बेचारी घुल घुल के और उसके बाद जब सामने आया बेटा तो उसको ज़िंदगी नसीब ना हुई। तो ये इस वक्त, और ये इतनी दर्दनाक कहानी थी, आप सोचिए कि उस बाद में मुझे पता चला कि पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं ने उससे राब्ते भी किए हैं। मुझे उम्मीद है कि उसका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस जो है वो पूरा करने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए कोई बेहतर नौकरी का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, उसकी बहन के लिए कुछ बेहतर सूरत हाल बना दी जाएगी कि उसको कोई लुक आफ्टर कर सके। तो यकीनी तौर पर उसको देखा जाएगा, देखभाल की जाएगी, करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर सोच रही थी कि इसके बाद ये सवाल तो उठेगा ना कि उसकी माँ कैसे आप वापस ला के देंगे, वो तो लॉस हो गया। जो उसका 1 साल ज़ाया हुआ है वो वक्त कैसे वापस आएगा, जो उसने बेटे ने भी तकलीफ काटी और जो माँ ने भी तकलीफ काटी, क्या उसका इजाला कभी मुमकिन हो सकेगा? और इसी तरीके से वो लड़का जो बेचारा इस तरह से बिला वजह एक जुल्म का शिकार हुआ है, उसके दिल में आप क्या सोच रहे हैं? उसके दिल में क्या आ रहा होगा इस वक्त? वो क्या इन रियासती इदारों के बारे में सोच रहा होगा? वो क्या इस मुल्क के बारे में सोच रहा होगा कि मुझे किस जुर्म की यहाँ पे सज़ा मिली है? तो ये है, ये चीज़ें कभी आप, ये इर्रिपेयरेबल लॉस हैं जो कभी आप जिनका इजाला नहीं कर सकते। और ये कोई एक कहानी नहीं है, ऐसी सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ हर एक की हैं। जो कोई छूट के आ रहा है, कोई मिलिट्री से आ रहा है, कोई इधर जेलों में पड़ा हुआ है, कोई बेचारा थानों में ही डंडे खा के निकला है, कोई थोड़ा बहुत किसी ने एहतजाज किया, कोई पास से गुजरा था काबू आ गया, कोई किसी की क्या स्टोरी, किसी की क्या। और आप यकीन नहीं कर सकते कि लिमिटलेस उन्होंने तकालीफ जो हैं वो बर्दाश्त की हैं। घरों से लोग बेघर हुए हैं और जिस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया है इन्होंने, जिस तरह से लूटे हैं लोग इन्होंने, पुलिस वालों ने 9 मई के केसेस डाल के, आपकी सोच नहीं है कि क्या कुछ हुआ है। तो ये सब हुआ है और उसके बाद आप ये सोचें कि जी आप बड़ी तरक्की कर रहे हैं और मुल्क जो है वो बड़ा आगे जा रहा है। और उसके बाद ये जो एक चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर मुसल्लत शुदा हुकूमत है, ये जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को टैकल कर रही है डंडे के ज़ोर पर, तो ये सारी चीज़ें आप क्या इस मुल्क की बेहतरी की आपको नज़र आ रही हैं? कहीं से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और एक जो उम्मीद थी अदलिया से, वो आपने देखा कि आईनी तरमीम के बाद वो भी टूटती हुई लोगों को नज़र आई। चीफ जस्टिस याया अफरीदी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बीच में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत ये भी ना लगे कि वो बिल्कुल काजी फायज ईसा बन गए और ऐसा भी ना लगे कि वो बिल्कुल कोई हर चीज़ उलट पुलट करके रख देंगे। तो ये जो अभी लास्ट इजलास भी हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, इसके बारे में इसी तरह की खबरें आई हैं कि एक तो उन्होंने कहा है कि अदलिया की मुदाखलत के हवाले से किसी को कोई शिकायत भी हो जज को, वो फौरी तौर पर उन्हें इन्फॉर्म करे, और उन्होंने इंश्योर किया कि जी कोई मुदाखलत नहीं होगी। खैर, इतनी बड़ी मुदाखलत 26वीं तरमीम की सूरत में हो चुकी है, उसको तो आप लोग रोक नहीं सके। उसके लिए तो आप ये नहीं कर सके कि एक फुल कोर्ट बना देते और उस मुदाखलत को रोक सकते। आपकी हालत इदारे की ये कर दी गई है कि आप अपने जज खुद बेंच बना नहीं सकते बैठ के। तो आप कह रहे हैं जी अब कोई मुदाखलत, तो अब ज़रूरत क्या रह गई मुदाखलत की? अब तो सिर्फ ये रह गया मुदाखलत करना कि आपको फैसले भी कोई हुकूमती पार्लियामेंट के 2 रुकन और एक अपोजिशन का रुकन, 3 रुकनी एक कमेटी जो है वो आपको फैसला भी लिख के दे दे और फिर आप उसे सुना दें, तो फिर आप कहें कि हाँ जी हमारे काम में मुदाखलत हुई है कि नहीं हुई। तो अब तो सिर्फ ये बाकी रह गया माजरत के साथ। तो किस किस्म की यकीन दहानियाँ आप करा रहे? बहरहाल जो एक उन्होंने बेहतर काम किया वो ये कि जो बेतहाशा मुख्तलिफ हुकूमत ने और बाकी लोगों के कुछ लोगों के ईमा के ऊपर जिस तरीके से रेफरेंसेस आए हुए थे मुख्तलिफ जजेस के, उनको ज़रूर उड़ाया गया, जिसमें शहजाद मलिक साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनके ऊपर जिस तरह से प्रेशर डाला हुआ था वो आपको पता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे जज लगा दिए थे ट्राइब्यूनल में कि जो सारा कच्चा छट्टा खोल रहे थे, जो फॉर्म 45 मांग रहे थे कि लाएं जी दिखाएं कौन जीता है, तो वो आगे चला रहे थे केसेस, तो वो उनका जुर्म बन गया। और उसके बाद उनके ऊपर किरदार कुशी की गई, उनकी बेटी का मुकदमा निकाल लाए, उनके ऊपर रेफरेंस भेज दिया और फिर काजी साहब ने उससे बेहतर हल बताते हुए कहा कि छोड़ें आप ये सारी चीज़ें, लाएं मैं इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाता हूँ और नया चीफ जस्टिस आपको लाहौर हाई कोर्ट का ऐसा दे देंगे जो आपको परेशान ना करे, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। तो ये फिर उन्होंने शातिर दिमागी से हल निकाला और ये बड़ा कामयाब हल रहा। तो बाद में शहजाद मलिक साहब के ऊपर ये जो रेफरेंस था ये कल अब उसको डिसमिस कर दिया गया। इसी तरह तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर जो जाली डिग्री का बनाया गया था मामला, वो भी दरख्वास्त डिसमिस की गई है। और भी कई ऐसे रेफरेंसेस जो मुख्तलिफ जजेस के ऊपर बगैर सबूतों के बनाए गए थे वो भी डिसमिस किए गए हैं। तो कम से कम इस हद तक तो इसमें इन्होंने काम किया है। लेकिन अब ये जब हुआ है उसका अब क्या फ़ायदा रह गया, क्योंकि अब
जुडिशरी कर ही क्या सकती है, अब आपके पास बचा ही क्या है। तो बहरहाल आपको ये अपना बचा खुचा साजो सामान मुबारक हो। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।